लोकसभा चुनाव में इंतजार असल नतीजों का है। बहस इस बात पर होती रही कि पूरे चुनाव में कोई एक मुद्दा जोर पकड़ पाया या नहीं। हालांकि विपक्ष ने एक मुद्दा पकड़ा और अंत तक उसके सहारे चलते गए। ये मुद्दा आरक्षण का था। राहुल गांधी के लिए रैलियों में एक छोटी सी लाल किताब लहराना आम हो गया। इस किताब इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है। ये किताब थी भारत का संविधान, जो ईस्टर्न बुक कंपनी का एक कोट पॉकेट संस्करण है। राहुल गांधी के तेवर में दिवंगत कांशीराम और अमेरिका यूरोप के चर्चित ऑक्यूपाई मूवमेंट दोनों की झलक दिखी। तो नरेंद्र मोदी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इंडिया टुडे से ही कुछ इस अंदाज में अपनी बात कही। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। सिर्फ राहुल और मोदी ही नहीं, आरक्षण की बहती गंगा में सबने हाथ धोने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए, गरीबी के आधार पर नहीं। तो ममता ने कहा मुसलमान आरक्षण से बाहर रखे जाएं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे में हम इस हफ्ते की कवर स्टोरी में चर्चा कर रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा कैसे शुरू हुआ, इसके बाद दलितों में कैसे बेचैनी दिखने लगी, फिर बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा, बात मुस्लिम आरक्षण की तरफ मुड़ गई और अंत में जाति का सवाल भी जुड़ गया। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इस बात से शुरू करते हैं कि चुनावों में आरक्षण का मुद्दा शुरू कैसे हुआ। 2019 के चुनाव में विपक्ष ने एक बड़ी चूक की कि वो कोई नैरेटिव सेट करने की तरफ नहीं बढ़ पाई। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने इस गलती को सुधारने के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर 2 अक्टूबर 2023 को आंकड़े जारी कर दिए। विपक्ष को लगा कि चुनावों का ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है। फिर नीतीश सबको हैरान करके चुनावों से ठीक पहले एनडीए में चले गए और जातिगत आरक्षण का मुद्दा विपक्ष ने खुशी खुशी अपने कंधों पर उठा लिया। ये जातिगत आरक्षण कोई सामान्य घटना नहीं थी। 1931 के बाद पहली बार देश में कहीं भी किसी सरकारी जाति गणना के आंकड़े जारी किए गए थे। इसमें पता चला कि बिहार की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 63% है, इसलिए 27% आरक्षण खुद नाइंसाफी की कहानी कहने लगा। विपक्ष ने इसे राष्ट्रीय नैरेटिव में तब्दील करने की कोशिश शुरू कर दी। बीजेपी नेता के एक बयान ने विपक्ष की और मदद कर दी। उन्होंने बयान दिया कि एनडीए के लिए 400 सीटें लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान में संशोधन करना होगा जो 2/3 बहुमत के बिना नहीं हो सकता। बाद में कुछ और बीजेपी नेताओं ने ऐसे ही बयान दे दिए। इंडिया अलायंस ने इस मौके को लपक लिया और इसके ये मायने निकालकर प्रचारित करने लगे कि मोदी सरकार संविधान बदलकर जाति के आधार पर आरक्षण को खत्म करने जा रही है। इसके बाद ये लड़ाई विपक्ष की तरफ से लोकतंत्र और संविधान बचाने के नाम पर लड़ी जाने लगी। आरक्षण के मुद्दे ने जमीन पर असर दिखाया या नहीं, ये तो नतीजों में ही पूरी तरह स्पष्ट होगा। लेकिन जब ये प्रचार किया गया कि बीजेपी जाति आधारित आरक्षण खत्म करने के मूड में है, तो दलितों में बेचैनी दिखने लगी। उनमें ये भाव आने लगा कि आरक्षण ने उन्हें 4 दीवारी तोड़ने की जो चाबियां थमाई थी वो छिन जाएंगी। आरक्षण की अहमियत दलितों के लिए वही है जो किसान के लिए ज़मीन की होती है। वे उसमें ज़रा भी छेड़छाड़ की छूट नहीं देंगे या कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब लगा कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो उसने डैमेज कंट्रोल के लिए मैदान में आना पड़ा। मोदी से लेकर अमित शाह तक सबने जोरदार खंडन किया कि संविधान में संशोधन करने या आरक्षण समाप्त करने का कोई सवाल नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी कहना पड़ा कि जब तक भेदभाव खत्म नहीं हो जाता तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। बीजेपी को यह भी महसूस हुआ कि अब मामला सोशल इंजीनियरिंग के खेल के मैदान से बाहर चला गया है। बावजूद इसके कि इसमें अच्छी खिलाड़ी बीजेपी ही है, तो उसने चतुराई से जातियों के कुछ हिस्सों को लुभाने की कोशिश की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ लोगों को भारत रत्न देना इसी सोशल इंजीनियरिंग का हिस्सा था।
डैमेज कंट्रोल इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले चुनावों में ओबीसी वोटों में बीजेपी ने जो कमाई की वो गंवाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। सीएसडीएस के विश्लेषण के अनुसार ओबीसी के बीच भाजपा का वोट शेयर 2009 में 22% से बढ़कर 2014 में 34%, 2019 में 44% हो गया। डैमेज कंट्रोल में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त जवाबी हमला बोला। मुस्लिमों को लेकर भ्रम फैलाने वाले बयान दिए जाने लगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस सबकी संपत्तियों और अधिकारों को छीनकर मुसलमानों में बांटना चाहती है। मंगलसूत्र जैसे बयान भी दिए गए। फिर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2006 का एक बयान निकाला। मोदी ने दावा किया कि पूर्व पीएम ने कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। यहां तक मुस्लिम शब्द की एंट्री हो चुकी थी, फिर इसे भाजपा ने आरक्षण से जोड़कर पेश करना शुरू कर दिया। अब खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभालते हुए ये बात लोगों के दिमाग में डालनी शुरू की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करके मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगी, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं है। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं ने दूसरी लाल झंडी ये दिखाई कि सरकारी ठेकों में एक मुस्लिम विशेष प्रावधान हो सकता है। कांग्रेस ने जवाबी हमले में कहा कि उसके सभी वादों में किसी के प्रति नाइंसाफी के खिलाफ शर्तें जुड़ी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है, हम आश्वस्त करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकों, स्किल डेवलपमेंट, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उनकी वाजिब हिस्सेदारी मिले। बात मुस्लिम आरक्षण पर हो रही है, इसलिए हम कुछ चीजें स्पष्ट कर सकते हैं। मुस्लिम कोटा उतना ही पुराना है जितना भारत में आरक्षण। 1874 में मैसूर में पहले औपचारिक आरक्षण की शुरुआत हुई। देश का कानून भी मुसलमान समाज के पिछड़ों को पिछड़े वर्ग का हिस्सा मानता है। यह संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निहित है। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले में भी इसे वैध बताया गया था। संविधान में धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर आरक्षण या कोई भी सरकारी फैसला नहीं हो सकता। ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। राजनेता चुनावों में क्या कहते हैं उसके सिलसिले में एक संविधान के विशेषज्ञ की हैसियत से मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो रिजर्वेशन आज की डेट में मुसलमानों को कुछ राज्यों में मिला हुआ है, वो ना तो सिर्फ मुसलमानों को मिला हुआ है मुसलमान होने की वजह से। धर्म के नाम पर आरक्षण जब माना जाएगा जब किसी धर्म के मानने वालों को सिर्फ इस वजह से आरक्षण दिया जाए कि वो उस धर्म को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी में ये कहा कि ये पॉसिबल है कि किसी एक पूरे धर्म को मानने वाले सब के सब लोग बैकवर्ड हैं। जो मंडल कमीशन ने कहा था कि हिंदुओं में 52% ओबीसी हैं, यही उन्होंने फार्मूला मुसलमानों पे लगा दिया कि मुसलमानों में भी 52% बैकवर्ड हैं। एक कानूनी उलझन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुस्लिम कोटा में रुकावट है। आंध्र के मामले में विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पूरे मुस्लिम समुदाय को 5% कोटा देने के लिए पिछड़े वर्ग में माना गया था, जिसमें सैयद, पठान जैसी ऐसी जातियां भी शामिल थीं जो पिछड़ी नहीं मानी जाती। तेलंगाना में मामला अलग से 12% कोटा से जुड़ा है, जिसके लिए 50% की सीमा से आगे जाना होगा। ओबीसी आरक्षण कानून में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि पिछड़ेपन को केवल हिंदुओं के बीच ही दर्शाया जाए। साथ ही राजनीतिक पूर्वाग्रह को देखा जाए तो ये ध्रुवीकरण का मुद्दा हो सकता है। मसलन पश्चिम बंगाल की ओबीसी सूची में शामिल 180 जातियों में से 118 मुस्लिम हैं। कई राज्यों में मुसलमानों के लिए विशिष्ट उपकोटा है। 1956 में राज्य गठन के दौरान केरल ने इसे 10% पर रखा था। मंडल कमीशन ने कोई 114 जातियां मुसलमानों की लिस्ट की, तो बैकवर्ड क्लासेस जो मुसलमानों की हैं उनके लिए आरक्षण है, ना कि मुसलमानों के लिए।
ये कहना कि मुसलमानों के लिए आरक्षण है, ये जब सही होता जब किसी को भी सिर्फ मुसलमान बनने की वजह से आरक्षण मिलता और उसकी बैकवर्डनेस ना देखी गई होती। यहां उन्हीं मुसलमानों की जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है जिनको बैकवर्ड माना गया, या जैसे अगर अभी वेस्ट बंगाल का केस लें तो इसमें बहुत सी जातियां ऐसी थीं जिनको मंडल कमीशन बैकवर्ड मान चुका था, और मंडल कमीशन की मेथोडोलॉजी और सर्वे तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच इंदिरा स्वामी में अप्रूव कर चुकी थी। दूसरे इनमें वो जातियां थीं जो हिंदू शेड्यूल कास्ट में शामिल थीं ऑलरेडी, यानी अगर कोई समझिए कि लोहार है या कोई चिड़ी मार है या कोई आप समझिए कि ऑक्यूपेशनल हिंदू कास्ट है, उसको हिंदुओं में एससी स्टेटस मिला हुआ है। अब क्योंकि हमने राष्ट्रपति का जो 1950 का आदेश है कि हिंदू ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट हो सकता है, बेसिकली तो वो धर्म के नाम पर है रिजर्वेशन, कि जहां आपने कहा कि शेड्यूल कास्ट आप उसको मानेंगे जो हिंदू हो। बाद में 1956 में हमने उसमें संशोधन करके सिख्स को भी ऐड कर दिया और बुद्धिस्ट को भी ऐड कर दिया। तो उसी ऑक्यूपेशनल ग्रुप को अगर वो मुसलमान है, उसको आप क्योंकि एससी नहीं मानते हैं तो उसको बीसी मान लिया गया। मैं ये समझता हूं कि ये आरक्षण धर्म के बिना पर आरक्षण नहीं है, ये उस कास्ट के बैकवर्डनेस के बिना पर आरक्षण है। 1970 के दशक से पेचीदा कानूनी सफर के बाद कर्नाटक ने 1994 में 4% कोटा आवंटित किया। तमिलनाडु में 2007 से 3.5% है। हरियाणा के मुल्ला जाट उनमें थे जिन 6 समूहों को 2016 में हिंदू और सिख जाटों के साथ 10% कोटा आवंटित किया गया। 1970 के दशक के कर्पूरी ठाकुर सरकार के बाद से बिहार में मुसलमानों को ओबीसी या ईबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के तहत शामिल किया गया है। यहां तक कि गुजरात में मुस्लिम ओबीसी की 32 बिरादरियां हैं। इन एनी केस रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सरकारें समय समय पर बनाती रही हैं, सरकारें चुनावों को देखकर बनाती रही हैं। आपको मालूम है जाट हो, गुजर हो, मराठा हो, पट्टीदार हो, ये सारे रिजर्वेशन पॉलिटिकल क्लास ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किए हैं। अनफॉर्चुनेटली तुष्टीकरण का टैग सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उन मुस्लिम जातियों की बात हो रही है जो पसमानदा हैं। तो जो लोग पसमानदा को ऊपर उठाने का दावा करते हैं, कम से कम उनको इस आरक्षण को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं कहना चाहिए। अब आते हैं जाति के सवाल पर। इस मोर्चे पर कांग्रेस बाजी मारती दिखी। नीतीश के जाति सर्वे के अनुसार गैर सवर्ण जातियां बिहार की जनसंख्या में 84.5% की भारी हिस्सेदारी रखती हैं। जब ये डेटा सामने आया तो ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इस तरह के सर्वे के वादे होने लगे। देशव्यापी जाति जनगणना का शोर उठने लगा, लेकिन फिर नीतीश पलटी मार गए और जो वैक्यूम बना उसे कांग्रेस ने भरने की कोशिश की। भाजपा के लिए यह मुद्दा फिसलन भरा था। हां कहने से एकजुट हिंदू धर्म के आरएसएस का विचार पीछे छूट जाता और ना कहना चुनावी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता था। लिहाजा बीजेपी ने कोई पक्ष चुनने के बजाय मुद्दे से दूरी बनाना उचित समझा। विपक्ष में भी हर कोई जाति जनगणना पर पूरी तरह सहमत नहीं दिखा। ममता बनर्जी इस पर चुप रही। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग का तूफान चुनाव से ठीक पहले शांत हो गया। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित और आदिवासी सामाजिक गठबंधन तैयार करने में जुटे रहे। अखिलेश ने बड़े पैमाने पर यादवों को अपनी उम्मीदवार सूची से बाहर रखा। ईबीसी और दलितों को उन्होंने प्राथमिकता दी। कुल मिलाकर देखें तो आरक्षण का सवाल जाति के मुद्दे को केंद्र में ला खड़ा करता है। ये मुद्दा 4 जून के नतीजों पर असर दिखाए या ना दिखाए, लेकिन नीति और राजनीति पर छाप जरूर छोड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इंडिया टुडे हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।